राहुल जी की और सांसद पप्पू यादव जी की देन है। मेरे जैसा एक अदना सा आदमी प्रत्याशी बन जाएगा, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। आपने मुझ पर भरोसा जताया है और आपको विश्वास दिलाता हूं, पूर्णिया सदर सीट से मैं लगभग 4 दशकों के बाद जीत दर्ज कर एक नया इतिहास बनाऊंगा। सभी उपस्थित मतदाता भगवान से हाथ जोड़कर विनती है कि 11 नवंबर को जब मतदान केंद्र पे जाएंगे तो 2 नंबर पे जितेंद्र कुमार का निशान, जो सभी मां बहनों का निशान है, आप सभी का निशान है, उस पे बटन दबा करके और भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। और प्रियंका दीदी, आपसे एक निवेदन है कि जब पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी तो आप परिणाम के बाद मतदाताओं का आभार प्रकट करने पूर्णिया जरूर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1 मिनट के लिए संतोष कुशवाहा जी से आग्रह करेंगे, 1 मिनट के लिए आप दीदी का स्वागत करें। संतोष कुशवाहा जी आइए, यहाँ माला दीदी, सब सारे प्रत्याशी आइए। चलो नहीं, एक राजद के जिला अध्यक्ष है हमारे आदरणीय दिलीप बाबू, वो भी नहीं सचिन भाई, नहीं ऐसे अब एक बात बताइए, क्या नारा दे रहे हैं? देश की आंधी, देश की आंधी, देश की आंधी, सच्चाई की आवाज। राहुल गांधी सच्चाई की आवाज, न्याय की आवाज, बेबाक आवाज, संघर्ष की ताकत। कौन छाप? कौन छाप? गरीबों का छाप, पिछड़ों का छाप, युवाओं का छाप, संविधान का छाप, लोकतंत्र का छाप, अरे युवा का छाप, छात्र का छाप, सबका छाप, सरभारा का छाप, हमारा छाप, अगरा का छाप, गरीबों का छाप, बेटियों का छाप, अरे मैया का छाप। जोर से बोलिए, कौन छाप? कौन छाप? कौन छाप? महागठबंधन एकता जिंदाबाद, देश की आवाज प्रियंका गांधी जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बहन, अपने नेता और एक सही माने में सच्चाई की आवाज, एक तरफ राहुल गांधी जी और दूसरी तरफ एक उम्मीद और विश्वास, एक सपना, हर आदमी के भीतर एक विश्वास। आदरणीय प्रियंका गांधी जी से मैं आग्रह करता हूं, आए और पूर्णिया के इस पावन धरती पर, जो रेणु की धरती है, जो भोला पासवान शास्त्री की धरती है, जो राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है, ना जाने आध्यात्मिक धरती पर, सामाजिक संघर्ष के इस धरती पर आपका हम दिल से, पूरे पूर्णिया वासियों की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। जोर से ताली बजा के आप सब अपनी बहन का स्वागत करिए। मैं चाहूंगा कि आए और अपनी बात को रखें। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। बहनें थक गई? नहीं? श्री कृष्णा अलवेरू जी, श्री भूपेश बघेल जी, श्री पप्पू यादव जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री नासिर हुसैन जी, श्री कुणाल चौधरी जी, श्री अनीस खान जी, अलका लांबा जी, हमारे चारों प्रत्याशी, श्री जितेंद्र कुमार जी, आगे आइए, श्री जितेंद्र कुमार जी,
श्री देव नारायण जी, श्री मोहम्मद इरफान जी, श्री संतोष कुशवाहा जी, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां मेरी बातों को सुनने आए हैं। बैठ जाइए। देखिए, ये जो आपकी धरती है ना, पहले तो जहां जहां मैं जाती हूं बिहार में, मैं जनता से ये कहती हूं कि आप अपनी धरती को समझते हो, पहचानते हो कि नहीं? बताओ, क्या पहचानते हो कि इस धरती ने इस देश को क्या दिया है? बताओ भाई, क्या दिया है? बताओ बताओ ना। आप छुप गए फोटो के पीछे, चलो खड़े हो, बताओ। है ये आपके ही पूर्वज थे, बिहार के किसान, जिन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया कि जब ये मोबाइल फोन नहीं था जो आपके हाथों में है, जब टीवी नहीं था, जब कोई संचार का माध्यम नहीं था, अखबार भी एक आध छपता था, तब ऐसा आंदोलन किया, इतने धैर्य से, वीरता से अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला किया, उसके सामने खड़े हो गए कि उनकी आवाज महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और महात्मा गांधी जी यहां उस जमाने में सैकड़ों किलोमीटर चलकर आए कि देखें यहां हो क्या रहा है, ये किसान प्रताड़ित क्यों हैं, नाराज क्यों हैं। और जब वो उन किसानों से मिले चंपारण में जाकर, तो उन्हीं किसानों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, जिससे ये देश आजाद हुआ। तो गर्व होना चाहिए आपको अपनी इस धरती पर, जिसने इस देश को आजादी दिलवाई, इस देश को रास्ता दिखलाया और इस देश की नींव डाली, इस देश के संविधान की नींव डाली। आज भी अगर कोई इस देश का निर्माण कर रहा है तो बिहार का नौजवान कर रहा है, बिहार का नागरिक कर रहा है। कैसे? मैं बताती हूं। मैं यहां जब आई, हेलीकॉप्टर उतरा, तो सबसे पहले मैंने पप्पू जी से पूछा कि यहां की सबसे बड़ी समस्या क्या है पूर्णिया में। तो जवाब आया कि पलायन है। और जब मैं कहीं जाती हूं इस देश में, चाहे मैं केरल में होती हूं, चाहे कश्मीर में, अगर मैं पूछती हूं किसी मजदूर से, कोई काम कर रहा होता है खेती में या सड़क पे या किसी इमारत पे, मैं पूछती हूं कि भाई कहां के हो, मुझे कहता है मैं बिहार का हूं। तो आज भी अगर इस देश के निर्माण में किसी की भागीदारी है तो बिहार की जनता की है। दिल्ली में मुझे एक सरकारी घर दिया गया है, उसमें काम हो रहा है। 2 भाई हैं जो बड़े ठेकेदार के लिए काम करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। एक सुभाष है, एक सज्जन है, दोनों पूर्णिया के हैं। मैंने कहा चलो मेरे साथ, मैं एक दिन के लिए पूर्णिया जा रही हूं, आ जाओ। मैं जहाज में ले जाती हूं, घर घूम के आ जाना। मुझे बताया कि 1 साल से दीदी हम घर नहीं गए हैं, तो अब हम जाएंगे, 1 दिन के लिए जाएंगे तो वापस कैसे आ जाएंगे हम 1 दिन में। अब जाएंगे तो हम त्योहार के लिए कुछ समय के लिए जाएंगे, 10-15 दिन रह के आएंगे। मैंने खूब उनको तंग किया कि चलो भाई मैं जा रही हूं 1 दिन के लिए, जहाज में जाओगे, परिवार से मिल के आओ। मना कर दिया कि नहीं, हम जब जाएंगे तो कुछ समय के लिए जाएंगे, क्योंकि 1 साल बाद हम परिवार के पास जा रहे हैं। तो इसमें, इस बात में ना एक दर्द है। अब वो इतने काबिल हैं, ये दोनों भाई, कि सब कुछ समझते हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट आते हैं, उनको भी समझा देते हैं कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए चुनाई। काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन दर्द देखो कि 1 साल हो गया है परिवार से दूर है।
1 साल हो गया है परिवार के पास जा नहीं पा रहे हैं। यह है आपका सबसे बड़ा दर्द आज बिहार में, बेरोजगारी और पलायन। बेरोजगारी की वजह से पलायन, कि यहां का युवा यहां पे काम नहीं कर सकता, उसको स्थानीय कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें उसे नौकरी मिले, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो उसको यहीं पे मिले। यहाँ की सरकार ने तमाम पद खाली रखे हुए हैं, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं। आज ये आपका सबसे बड़ा दर्द है। यहाँ जो नौजवान खड़े भी हैं वो भी जानते हैं कि कल को बड़े शहर में जाएंगे, कोई अपना नहीं मिलेगा, कोई जान पहचान नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। कहीं पे घर ढूंढेंगे, एक कमरा मिलेगा, उस कमरे में भी 8-10 लोग उसके साथ रहेंगे, अपने परिवार को छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे बीबी, बच्चे, माँ बाप सब कुछ अपने आप देख रहे हैं, हर समस्या का सामना खुद कर रहे हैं। बच्चा बीमार पड़ गया, या फीस भरनी है, या किसी का इलाज करना है, या पिताजी या माताजी बीमार पड़ गए, उनको अस्पताल ले जाना है। यहाँ तो पूर्णिया में ढंग का अस्पताल भी नहीं है। हर चीज का सामना परिवार यहाँ कर रहा है, और वहां अकेले बिहार का नौजवान, बिहार का नागरिक संघर्ष कर रहा है। जैसे मैंने कहा, त्योहार भी होता है तो आ नहीं पाते, साल बीत जाता है, परिवार को देखे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मिल नहीं पाते। जो भी कुछ मिलता है वहां, जितनी भी दिहाड़ी मिलती है उतना ले लेते हैं, मजबूरी है। कहीं किसी ठेकेदार के लिए काम कर लिया, किसी दुकानदार के लिए काम कर लिया, जो भी दे रहा है ले लेते हैं। मैं जानती हूं बड़े शहरों में अक्सर ये होता है कि अपमान भी करते हैं लोग, नाराज हो जाते हैं, उल्टी सीधी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई तुम कहाँ के हो। ज्यादातर मैंने देखा है बिहार और यूपी के जो लोग हैं उनका काफी अपमान भी होता है, वो अपमान भी सह लेते हो, कोई उल्टा सीधा बोलता है पी लेते हो उसको। ये सारे दुख है संघर्ष के, आपके कोई समझने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। आज 20 साल हो गए हैं यहाँ पे एक ही सरकार चल रही है, आप बार बार जिता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों बार बार जिता रहे हो, लेकिन जहां भी मैं जाती हूं पलायन, बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आज आपको छोटे मोटे ऑफिस में जाना है, अपना पहचान पत्र बनाना है, कोई छोटा काम कराना है, बोलो घूस के बिना हो रहा है काम? जोर से बोलो, नहीं हो रहा है। अधिकारियों की आदत बिगड़ गई है, पुलिस प्रशासन, माफ करिए आप यहां खड़े हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो इनको बताया जाता है करते हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि बोलती है कि कोई प्रदर्शन करेगा, कोई अपने अधिकार मांगेगा, किसी के लिए कोई छोटा मोटा काम करना है, वो आपसे नाराज होगा, बोल देगा कुछ आपको, तो आप मारो पीटो, तो आप प्रदर्शन करते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं, तो आप पिटाई हो जाती है, आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, आपको दबाया जाता है। यह है सरकार की मानसिकता। और मैंने वो भी मानसिकता देखी है कांग्रेस की सरकारों की, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री गांव जाते थे, मोदी जी की तरह चीन और यूएस और इधर उधर राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाने नहीं, गांव में किसानों से पता करने कि भाई तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है, तुम कमा पा रहे हो खेती से, हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मैं खुद गई हूं अपने पिताजी के पीछे पीछे, अमेठी के एक गांव में, कस के डांट खाए, वो प्रधानमंत्री थे, सुनिए 400 सीटों से आए थे सत्ता में, मोदी जी से ज्यादा, प्रधानमंत्री थे, गांव गांव जाते थे, गांव में एक महिला ने कस के डांट दिया,
और मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये पिताजी को डांट रही है। मैं तो पिताजी से डरती थी क्योंकि बड़े पक्के थे वो। हम कुछ गड़बड़ करते थे तो डांट खाते थे खूब। और महिला डांट रही है गांव की, और मैं देख रही हूं कि भाई ये डर नहीं रही है, ये तो डांट रही है। किस लिए डांट रही थी? क्योंकि पिताजी 6 महीने पहले आए थे। उसने कहा था मेरी यहाँ पे मेरे लिए नल लगवाओ घर के सामने। और पिताजी ने हाँ कहा और अब तक नल लगा नहीं था। तो कहने लगी ठीक है राजीव भैया, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वोट नहीं देंगे अगर हमारा नल नहीं लगेगा। ये थी मानसिकता। और मैंने जब पिताजी से पूछा कि पिताजी वो तो महिला आपको डांट रही थी, आपको बुरा नहीं लगा? तो पिताजी ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है बेटी, और अच्छा लगा कि मुझे डांट पड़ी, क्योंकि इसका मतलब है कि इस महिला को अपने अधिकारों की समझ है, कि ये महिला समझ रही है कि ये सरकार, ये मंत्री, ये सांसद, ये प्रधानमंत्री उसके लिए काम करते हैं। वो समझ रही है। तो ये अच्छी बात है बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक समय की मानसिकता थी। ये मानसिकता महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता के मन में, व्यवहार में डाली। ये मानसिकता ही इस देश की राजनीति की नींव थी। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे। कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें, ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को। शर्म आनी चाहिए उनको। चुनाव का समय है। आपको बताएं कितने रोजगार दिए 10 सालों में। आपको बताएं महिलाओं के लिए क्या किया है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दिया है। आपको बताएं कि ये जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, नौजवान, इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया है।